हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 3 के एपिसोड 6 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो असल में हम लोग जेजू आइलैंड पे गए थे एक बार, जहां पर हम लोग सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पे थे, जहां पर हमने यही सेम ट्रिक अपनाई थी और ये काम भी कर गई थी। हम लोगों ने जो एंड्स थी उनको इस तरीके से मजबूर कर दिया था कि वो अपने टनल्स के बाहर आए और हम लोगों से लड़ाई करें, और ऐसा हुआ भी था। वो आगे बताते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम टोटल 11 एस रैंक के जो हंटर्स हैं वो इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे जो बाकी मेंबर्स हैं वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे, जिसकी बात सुनने के बाद हंटर एसोसिएशन के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या मिस्टर गोटो और बाकी 10 एस रैंक के हंटर्स इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। मिस्टर गो भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अगर 10 एस रैंक के हंटर्स सक्सेसफुली जो एंड्स है टनल से बाहर निकाल देते हैं तो टनल के अंदर सिर्फ क्वीन और उनके कुछ जो गार्ड्स होंगे सिर्फ वही बचेंगे और उनको हराना काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद वो अपना पूरा प्लान उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरे जो टोटल एस रैंक के हंटर्स हैं सभी हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसके बाद हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से टनल के ऊपर अटैक करेंगे और जो एंड्स हैं उनको मजबूर कर देंगे कि वो टनल से बाहर आकर हम लोगों से लड़ाई करें। और फिर जो उनकी क्वीन होगी वो टनल के अंदर अकेली होगी, तो हम लोग वहां पर एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे जिसके अंदर हमारा एक एस रैंक का हंटर होगा। वो उस टनल के अंदर जाएगा, क्वीन को खत्म करेगा और वापस से हेलीकॉप्टर के अंदर आएगा, और इस तरीके से हमारा जो मिशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली हो जाएगा। मिस्टर कोई की बात सुनकर कहते हैं वैसे इसका प्लान सुनने के बाद तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन असल में ये इतना ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। मिस्टर गोटो अपने मन में सोचते हो कहता है कि इससे पहले जितने भी एस रैंक के गेट्स थे उन पर सिर्फ सभी के सभी जो नेशनल लेवल के हंटर्स थे उन्होंने ही रेड किया था। और अगर मेरी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ एक बार जेजू आइलैंड के इस रेड को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं नेशनल लेवल को जो टाइटल है उसको ले पाऊंगा। और ये एक एस रैंक का गेट का रेड होने वाला है, और इसीलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान से 10 एस रैंक के हंटर्स को सेलेक्ट करना होगा ताकि मैं जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकूं। और मेरे को नहीं लगता कि साउथ कोरिया के पास कोई भी अच्छा रीजन होगा कि वो मेरे ऑफर को डिक्लाइन करे, और ये मेरे लिए भी काफी बेहतरीन होगा क्योंकि इसके बदौलत ही मैं नेशनल लेवल का हंटर बन पाऊंगा। और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं है ना। मिस्टर गो भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जापान की तरह हमारे पास उतने बेहतरीन हंटर्स नहीं है। हम लोगों के पास टोटल 8 एस रैंक के हंटर्स हैं, उनमें तो जो 6 है वही सिर्फ अभी कैपेबल है जो कि इस रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं और मिन ब्यूगो जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अगर हम लोग यही सेम प्लान अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम लोग इसमें जीत पाएंगे। असली में दिक्कत तो ये है कि क्या हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर है भी कि हम लोग इनको हरा भी पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे जो हंटर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सांग जिनवू इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो ए रैंक के गेट के जो बॉस हैं उन सभी को अपने पर हरा सकता है, तो अगर जिनवू हमारे फोर्स को ज्वाइन करता है अदर एस रैंक के हंटर्स के साथ तो शायद हमारे पास चांस है कि हम लोग ये बैटल जीत सकते हो। लेकिन मेरे को ये डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा। जिसके बाद मिस्टर को कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार हम लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छी तरीके से देख ले, उसके बाद मैं आपको जो प्लान है वो सेंड कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग फिर से जिनवू को देखते हैं जो कि यहाँ पर डेमोन कैसल के अंदर 100 फ्लोर पर पहुंच गया होता है। जिनवू के सामने आता है हथ फ्लोर का डेमोन बरानपुर। डेमोन किंग जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसकी जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा। एजल डेमन किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और काफी ज्यादा डर भी रही होती है, क्योंकि असल में यहाँ पर एजल ने पहली बार ही द डेमोन किंग बरानपुर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि जो एजल है वो भी इसकी एनर्जी को सेंस कर पा रही है,
जिसके बाद जो बरानपुर स्किल हेल्थ आर्मी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो काफी सारे यहाँ पर अपने जो डेमोस की आर्मी होती है उसको यहाँ पर अपीयर करता है जिन्वू से फाइट करने के लिए। और देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे डेमोन नाइट जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जिन्वू भी कहता है कि यहाँ पर ये तो हजारों की संख्या में है, तो चलो फाइनली जो ऑफिशियल बैटल है वो शुरू हो गई है। एजल जिन्वू से कहती है कि जिन्वू सर, आप ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्या आप ये कर भी पाएंगे? वो सभी मॉन्स्टर्स जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिन्वू भी आराम से खड़ा होता है। वो कहता है चलो ठीक है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद जिन्वू अपनी जो मोनार्क डोमेन की स्किल होता है उसको एक्टिवेट कर देता है और अपनी शैडो सोल्जर आर्मी से कहता है कि आ जाओ। और देखते ही देखते यहाँ पर जो जिन की शैडो सोल्जर्स होते हैं, वो जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर होते हैं उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। एजल तो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरानी हो जाती है। जिन वो बारानगर होती है मॉन्स्टर्स की, उनको तो अपने शैडो सोल्जर्स को देता है संभालने के लिए। जिसके बाद जिन अकेले फाइट करने जाता है बारानगर जिन्वू के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से जाकर जमीन में गिरता है। बरानपुर शैडो सोल्जर टस्करावास मान से गिर के नीचे जाता है। बरानपुर होते हैं वो भी यहाँ पर फाइट में इवॉल्व हो जाते हैं, तो बरानपुर सोल्जर से ही सामना करना पड़ता है। और जिन वो इस चीज का फायदा उठाकर काफी ज्यादा तेजी से अपने टैगर की मदद से बन के ऊपर अटैक कर निकले जाता है और अपने क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन बराना उसके क्रिटिकल अटैक को डोज कर लेता है और उससे बच जाता है, जिसको देखकर जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या ये तो मेरे क्रिटिकल अटैक से भी बच गया। जिन्वू के यहाँ पर जो एमपी और एचपी होती है वो भी काफी ज्यादा तेजी से डाउन हो रही होती है। जिसके बाद जिन्वू और बरानपुर है ठीक है भाई, अब तेरे को मैं बताता हूँ, अपनी असली ताकत दिखाता हूँ तेरे को। और फिर काफी ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी से भाई पूरी ताकत आग पंच हिट करता है, जिसकी वजह से बरानपुर द डेमन किंग को हरा दिया है। जिसको देखकर एजल भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बरानपुर से बोलता है कि अपने फादर के पास जाओ और उनको ये बोलो कि रेडिश क्लन जो है अब वो नंबर 1 क्लन है। एजल उसको बताती है कि अरे मेरे क्लन का नाम रेड रू है और बरानपुर होता है वो भी 97 हो गया होता है। और डेमन किंग को हराने के बाद जिन्वू को यहाँ पर काफी सारे आइटम मिलते हैं, जैसे कि डेमोन किंग की डैगर, डेमोन किंग मोनार्क की रिंग और भी बहुत सारी चीजें। और होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए जो भी 3 चीजें चाहिए होती है, उनमें से कुछ चीजें जिन्वू पर पहले से थी और जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई थी वो यहाँ पर जिन्वू को कंप्लीटली मिल जाती है। और जिन्वू अब होली ऑफ वाटर लाइफ को भी बना लेता है। और ब्रान का जो यहाँ पर वाई-1 था, जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इस वजह से जिन्वू की वो शैडो आर्मी का एक हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद जिन्वू उसका नाम कैजल रखता है। जिन्वू को अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक एक करके यहाँ पे जो 3 रिवार्ड्स होते हैं वो मिलना शुरू होते हैं। सबसे पहले जिन्वू को टॉप टायर रिन स्टोन मिलता है, जिसके अंदर जिन्वू को एक स्किल मिलती है जो कि होती है शैडो एक्सचेंज स्किल। एंड इस स्किल का इस्तेमाल करके जिन्वू अपने किसी भी शैडो सोल्जर की जगह को अपनी जगह से एक्सचेंज कर सकता है। यानी कि बेसिकली जिन्वू का जो एक शैडो सोल्जर वो किसी और दूसरी जगह पर है और जिन्वू इस जगह पर, तो जिन्वू आपस में एक दूसरे का जो जगह है उसको स्वैप कर सकते हैं। बेसिकली इसको टेलीपोर्टेशन कहा जा सकता है। जिसके बाद जिन्वू एजल से कहता है कि तुम अपने फादर के पास अकेली चले जाना, मैं यहां से अभी जा रहा हूं। और जिन ऐसा कहकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, जिन्नू अगर शैडो एक्सचेंज को एक बार एक्टिवेट कर दे, जिसके बाद जिन सेम स्किल का 3 घंटे बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद हम लोग फिर से हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पे मिस्टर चूल सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि ये जो वीडियो है ये जापान से भेजी गई है और इस पिक्चर को सैटेलाइट कैमरे से खींचा गया है, जो कि माना डिटेक्ट कर सकता है। और फिर यहाँ पर इनको जो भी डॉक्यूमेंट दिया था मिस्टर गोटू की इंटरप्रेट ने, वो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जो एंट्स है ये अपने नए जनरेशन के साथ काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाती है।
जैसे कि इनकी जो पहली जनरेशन थी वो नॉर्मल थी, उसके बाद वाली और भी ताकतवर हुई, और उसके नेक्स्ट जनरेशन वाली ताकतवर के साथ साथ उड़ भी सकती थी। और भी ऐसे ऐसे जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आता जाएगा, ये लोग और भी ज्यादा धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएंगे। और जैसा कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, 1 साल का, तो हर साल इनकी जो जनरेशन है वो नई आती है और ये लोग हर साल अपग्रेड होते जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर गो मिस्टर चूल से कहते हैं कि मेरे को एक चीज की दिक्कत लग रही है, अगर एंट्स को ये पता लग जाए कि उनकी जो क्वीन है वो खतरे में है तो फिर तो ये दिक्कत हो सकती है ना, वो आपस में बातचीत करके क्या कारनामा करेंगे, वो तो फिर दिक्कत खड़ी कर देगा ना। जिसम मिस्टर चूल को बताते हैं कि हम लोग वहां पर जैमिंग सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे कि जो एंड्स होती है वो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से स्पेशल वेव्स के थ्रू, तो हम लोग वहां पर रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके उन लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। जिस पे मिस्टर को कहते हैं तो चलो ठीक है, मतलब हमको सिर्फ क्वीन और उनके जो गार हैं उनकी चिंता करनी है। अब तभी मिस्टर गो एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या था। अभी मिस्टर चिल से पूछते हैं क्या हो मिस्टर गो। मिस्टर गो उनको बताते हैं क्या क्या तुमने भी यहाँ पे फील नहीं किया, मैंने अभी कोई मानव वेव्स को फील किया जो कि काफी ज्यादा दूर से आ रही थी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग एक टेंट के अंदर मिस्टर बेक और एस रैंक के हीलर मिन बन गु को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर बेक को भी कुछ माना लेवल्स का एहसास होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं अब ये क्या है। मिस्टर बेक मिन ब्यूंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मिन बंग के बारे में हर एक चीज, यहाँ तक कि इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये इकलौता एस रैंक का हंटर था जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी रिटायर हो गया। असल में ये इकलौता ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जो कि इतनी जवानी के दिनों में ही रिटायर हो गया। वैसे देखा जाए तो एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं उनको काफी अच्छा पेमेंट किया जाता है और ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि कोई हंटर बस इसलिए नहीं रहना चाहता है, उसको हंटर रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई रिच फैमिली से आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसने ऐसा क्यों किया। ये काफी ज्यादा अजीब इंसान है। जिसके बाद मिस्टर बेग उसको जो अपनी नेक्स्ट रेड होने वाली होती है उसके बारे में बता रहे होते हैं, जिसपे मिन ब्यू उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रेड पे जाऊंगा तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिसम मिस्टर बेग उसको कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तुमको यहाँ पर अपने साथ रेड पे ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुमको यहाँ पर लास्ट गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब मैं रेड पे जा रहा हूँ अब मुझे नहीं मालूम कि मैं उस रेड से वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुमको लास्ट गुड बाय कह दूं। जिसके बाद मिन बंग उसको बताता है कि मैं एक टीचर बनने की सोच रहा हूं और इसीलिए मैं टीचर सर्टिफिकेट एग्जाम जो है वो उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक टीचर बनना चाहता हूं और आपके बाद अपनी जो लाइफ है वो एकदम नॉर्मली जीना चाहता हूं। जिसके बाद सुनने के बाद मिस्टर बेग कहते हैं तो ये बात है मिनी ब्यूंग मिस्टर बेग को आगे बताते हैं कि शायद तुमको ये बात मालूम ही होगी कि यूजन कंस्ट्रक्शन ने मेरे को अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कहा था कि क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा जो एक्सपीरियंस हंटर्स है उनको ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे को काफी अच्छा ऑफर भी किया। उन्होंने मेरे को ऑफर किया गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए, लेकिन जैसा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। यहां तक कि यूज इन कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बाकी अदर जो कंपनीज है, अदर जो गिल्ड्स है, वो लोग भी मेरे को डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे को इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मेरे को एक ऐसी जॉब पसंद नहीं है जहां पे मेरे को किसी को मारना पड़े या शायद एक दिन मैं भी मारा जाऊं। और इसीलिए मैं टीचर सर्टिफिकेट एग्जाम को देने जा रहा हूं, जिसके बाद में एक टीचर बन जाऊंगा और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक हिस्ट्री का टीचर बन जाऊं। जिसपे मिस्टर बे कहते हैं ओ हिस्ट्री का टीचर वैसे क्यों? जिसके वो बताते हैं अरे यार तुमको मालूम तो है ना कि मैं हिस्ट्री से कितना ज्यादा प्रेम करता हूं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में जानना और बताना। इसके बाद ये लोग और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का, इसको पूरा करते ही जाए।